नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच में। पिछले 6 दशकों में फॉरेस्ट एरियाज़ की हालत काफ़ी बिगड़ गई है और उसकी वजह से कई ऐसी प्रजातियां हैं वन्य जीवों की जो लुप्त हो गई हैं और कई हैं जो विलुप्ति की कगार पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ियां इनसे वंचित रह जाएंगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं इनकी सुरक्षा, इनके संरक्षण के लिए? आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और इसके लिए हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। राहुल जी, आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी। हाल ही में कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर वन्य जीव गाँवों में पलायन कर रहे हैं। पानी का अभाव अभ्यारण्यों में हो गया है, उसकी वजह से अजमेर के गांव में, राजसमंद में हमने अभी ऐसे कुछ किस्से देखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये एक नेचुरल वे है उनके लिए अब, क्योंकि ये चीज़ हो रही है, पानी का अभाव है? वन्य जीव के जो घर है वो जंगल हैं और मानव की जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं उसकी वजह से वन क्षेत्र कम हुए हैं। वनों में जो पेड़ थे उनकी संख्या भी कम हुई है। तो इसकी वजह से जब उनके घर के ऊपर इतना डिस्टरबेंस है तो वो कई बार पानी की कमी से या अपने खाना नहीं मिलने की वजह से बाहर निकलते हैं। और इसमें भी विशेष करके जो इंसिडेंट होते हैं वो पैंथर, जो कि जो है लेपर्ड जिसको पैंथर बोलते हैं, तेंदुआ, वो ज़्यादा बाहर निकलता है इस पानी की ज़रूरत के लिए। और कई बार छोटे मोटे जैसे कुत्ता है या कोई बकरी है या छोटा कोई भेड़ है, उसके जो अपने शिकार खाने के लिए, बनाने के लिए उसके निकलता है। तो ये वास्तव में जंगलों में पानी की कमी और उनके खाने की कमी की वजह से वन्य जीव और विशेषकर गर्मियों के महीने में बाहर निकलते हैं आबादी क्षेत्रों में। जी, नरेश जी, किस तरह से अगर ये आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर ये शिकार होते हैं गांव वालों की, जो उनका कंसर्न रहता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस तरह से उनको बचाया जाए और कैसे उन्हें वापस लाया जाए? क्या किया जाए इस दिशा में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई वन्य जीव गाँव में चला जाता है, जंगल छोड़कर बाहर चला जाता है, तो वहाँ रहने वाले गांव के लोग एकदम भयभीत हो जाते हैं और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन भयभीत होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें जागरूकता विभाग भी चला रहा है और जिसकी बेहती आवश्यकता इसलिए है कि ऐसा प्रयास किया जाए कि लोगों की जान भी बचे और उस वन्य जीव की जान भी बचे। इसके लिए हर व्यक्ति को गाँव-गाँव में जो खास करके जो वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क के एडजॉइनिंग और फॉरेस्ट एरिया के फ्रिंज में जो गाँव बसे हैं, उन लोगों में एक सघन ये अभियान चलाया जाए पर्यावरण जागरूकता का और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। लोगों को जागरूकता फैलाई जाए कि अगर ऐसा कभी इंसिडेंस हो तो वो उनको मारे नहीं, उनको घेर करके उनको सताएं नहीं, और प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी वन विभाग के किसी कार्यालय को सूचित करें या वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी हुई कोई संस्थाएं उनको सूचित करें जल्दी से जल्दी, ताकि रेस्क्यू टीम वहाँ आ जाए और उनको सुरक्षित बचा करके उनको उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्वासित कर दे। तो उससे उस जीव की भी जान बच सकती है और लोगों की जान भी बच सकती है। बजाय इसके कि उस पर पत्थरों से, हथियारों से वार करें और उसकी जान ले लें, तो उससे कोई हल होगा नहीं और वो खतरा भी कभी मिटेगा नहीं। तो इसलिए पर्यावरण इस जागरूकता अभियान चलाया जाना बहुत आवश्यक है इसके। जी, सूरज दत्ती जी, मैं आपसे बात करूंगी कि 1950 से लेके 2015 तक अभी में 85% जो वन्य जीव हैं उनका स्टॉक अभयारण्यों में कम हो गया है। क्या कहेंगे आप? ये सर्वे का सत्य आंकड़ा है। 1950 की स्थिति में देखें तो राजस्थान के जो 23 वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें बहुत अधिक वन्यजीव थे। लेकिन 2015 में हम देखें तो बंद बारेठा में वन्यजीव नहीं है, जंगल नहीं है। ताल चापर में आप देखें हिरणों का विस्तार हुआ है लेकिन उनके क्षेत्र का बहुत अतिक्रमण हुआ है। धौलपुर वन विहार अभयारण्य है, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, केवल नाम मात्र का अभयारण्य है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, भरतपुर को छोड़ करके अधिकांश अभयारण्यों की स्थिति बहुत खराब है। ये सत्य है, विभाग इस सत्य को कभी स्वीकारता नहीं है, लेकिन ये धरातल का सत्य है। उनके जलाशय कम हो गए, उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में 23 बघेरों का 2 जरखों का और 2 रीछ का हत्या हुई, 13 लोग घायल हुए हैं। विडम्बना यह है कि जो लोग घायल होते हैं उनको मेरे वन विभाग के साथी अधिकारी कभी शोक समाचार पूछने या संवेदना प्रकट नहीं करने जाते हैं। गांव के बीच में और वन्यजीव प्रबंधन के बीच में एक बड़ा भारी गैप है। इसी प्रकार आप देखिए कि अभी नरेश शर्मा जी ने कहा कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जो जंगल से बाहर आ जाते हैं, तो गांव वालों को समझाने के लिए एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए।
सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा वन विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, ये हकीकत है कि उनके पास प्रचार प्रसार शिक्षण का कोई पैसा नहीं है। अभी भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैंने सूचना प्राप्त की है, वन्यजीव सप्ताह मनाने के लिए भी वो अपने जो 13 DFOज हैं उनको नहीं देते, टेरिटोरियल कोई पैसा नहीं देते, केवल चिड़ियाघर को 1 लाख रुपया देते हैं। उसके अलावा राज्य भर कोई एजुकेशन अवेयरनेस के लिए पैसा नहीं देते। विडम्बना यह है कि रणथंभौर सरिस्का भरतपुर के अलावा पूरे वन विभाग का किसी सेंचुरी पर कोई ध्यान नहीं है, वहाँ के प्रबंधन पर ध्यान नहीं है। पैसा बहुत है, कैंपा में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आरपेक्स में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे विभाग के जो लोग हैं उनकी नीति और नीयत दोनों में बहुत खोट है। ये बहुत ईमानदारी और दावे के साथ कह रहा हूँ। पैसा बहुत है लेकिन दूसरा स्टाफ की बहुत कमी है। अभी मैं माउंट आबू जाके आया हूँ, स्टाफ नहीं है, माउंट आबू पे अतिक्रमण हो रहे हैं। सारा जो 1950 में स्टॉक था वो आज स्थिति देखें तो बिल्कुल खत्म हो गया है। 7 प्रजातियां ऐसी है। साइबेरियन क्रेन, राहुल कुमार जी जानते हैं कि जब ये भरतपुर में रहते थे तो 250 साइबेरियन क्रेन आते थे। आज साइबेरियन क्रेन हमारे राजस्थान के वन्य जीवन समाप्त हो गया, गोडावण समाप्त होने के कगार पर है। लेसर फ्लोरिकेन जो पिछले 10 साल तक हमारे यहाँ था, समाप्त हो गया। 7 पक्षियों की प्रजातियां बिल्कुल राजस्थान के पक्षी जगत की सूची में समाप्त हो गई हैं। इसी तरह कदम, चंदन, ये प्रजातियां भी बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। वस्तुस्थिति ये है कि आपने जो सर्वे की बात बताई, हमारे वन्यजीव अभ्यारण्यों से, हमारे जंगलों से जो हमारे जीव जंतु हैं उनका स्टॉक में लगभग 85% की कमी आई है। केवल रणथंभौर सरिस्का भरतपुर ही अभी समृद्ध बने हुए। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी राहुल जी कि जो अभी सूरज जी ने कहा कहीं बजट नहीं दिया जाता प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के लिए, और फास्ट पेस पर ये विलुप्तियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? पिछले वर्षों में वन्य जीव संरक्षण के प्रति भारत सरकार और राज्य सरकार का काफ़ी ध्यान आकर्षित हुआ है। आपने देखा 2006 में जब ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उन्होंने टाइगर एस्टिमेशन कराया था तो उसमें पूरे देश में केवल 1411 टाइगर पाए गए थे। 1411 टाइगर थे 2006 में। उसके बाद में प्रयास हुए बाघ को बचाने के लिए। राजस्थान के अंदर भी आपको पता है एक बार सरिस्का के अंदर टाइगर 2008 में 0 हो गए थे, लेकिन उन प्रयासों के बल पर अब जो दोबारा अभी लेटेस्ट जो एस्टिमेशन 2014 में NTCA ने कराया है तो उसमें टाइगर्स की संख्या देश में बढ़ कर के 2226 हो गई टाइगर की संख्या। और राजस्थान में भी जो उनका एक तरीका है कैमरा ट्रैप से करते हैं और 1.5 साल से जो बड़ा टाइगर होता है उसी को उस रिपोर्ट में दर्शाते हैं। तो राजस्थान में भी संख्या उन्होंने 45 बताई है NTCA ने, और बच्चों की संख्या को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये 60 से ऊपर टाइगर की पॉपुलेशन हुई है। और टाइगर क्या है अपने फूड चेन में एपेक्स पर है। टाइगर की संख्या का बढ़ने का मतलब है कि जिस एरिया में टाइगर रहता है वहाँ बाकी एनिमल्स की संख्या भी पर्याप्त है, वहाँ का जंगल भी सुधर रहा है, तभी टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। और इसी तरीके से बात आई राजस्थान की जो स्टेट बर्ड है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB। राजस्थान उन चंद राज्यों में से है जहाँ ये GIB पाई जाती है, और यहाँ जो GIB की संख्या है वो 100 से कम है। जो हम लोगों ने पिछले समय में सेंसस कराया था 60-70 के बीच में ही बर्ड्स की संख्या आती है, उसके लिए भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल दूसरी भी डेवलपमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ चलती हैं। जैसे डेजर्ट में जहाँ जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जहाँ पाई जाता है पक्षी, वहाँ साथ में बहुत ऑयल निकल गया बाड़मेर के अंदर, ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। इसी तरह मिनरल काफ़ी ज़्यादा है, जिप्सम वगैरह दूसरे मिनरल्स हैं जो सीमेंट के लिए काम आते हैं, तो उस सब का भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ने से, एग्रीकल्चर की जो है एरिया बढ़ने से ये जगह जगह हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन फिर भी विभाग ने और सरकारों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसके धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हुए। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूरज सोनी जी, आपसे बात करूंगी, और पीपल फॉर एनिमल्स के अंतर्गत आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं और इस पूरी चर्चा में इस मुद्दे पर क्या कहना है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वन्य जीव और मानव संस्कृति का सहजीवन का वर्षों पुराना नाता है, सहजीवन का अस्तित्व रहा है। और वन्य जीव न केवल मनुष्य प्रजाति को संरक्षित करते हैं, वनों को संरक्षित केवल वाइल्ड लाइफ एनिमल करते हैं, चीता है, शेर है, उनके डर से लोग वनों को नहीं काटते हैं और उनके संरक्षण में ही मानव जीवन का जो अस्तित्व है वो पनपता है। तो उतना ही फर्ज
आज मानव का बनता है, हमारा बनता है कि हम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करें, जो कि हम कर नहीं पा रहे। सरकारें अपने स्तर पे काम करती है, लेकिन सरकारी प्रयास उतने असरकारी नहीं होते जितने समाज के लोग कर पाते हैं, कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है। और बिना वन्य जीवों को संरक्षण दिए हुए मैं समझता हूं कि ये पर्यावरण की बातें करना, ये वन्य जीवन की बातें करना और ये जितना भी सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसको बचाने की बातें करना बेमानी लगती है। आप देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उनके लगातार शिकार किए जा रहे हैं। केवल राजस्थान में प्रतिवर्ष 800 से अधिक मोरों की मौतें हो रही है। गौडावरण लुप्त हो चुका है और धीरे धीरे जो वन्य जीव है, हमारे पैंथर है, ये लोमड़ी है, ये आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं जब वो पानी की तलाश में निकलते हैं। तो हमारा अब कर्तव्य बनता है कि हम हमारे इन वन्य जीवों का संरक्षण करें, इनको जो है सुरक्षा प्रदान करें। वनों को जो आज़ादी से पहले लगभग राजस्थान में 48,000 वर्ग किलोमीटर सघन वन था, वह मात्र घट करके पिछले कुछ वर्षों पहले 2011 के आसपास 25,000 वर्ग किलोमीटर रह गए। तो जिस प्रकार से हम वनों का क्षय करेंगे, काटेंगे, तो न ये वन्य जीव पनप पाएंगे और न हमारी संस्कृति का अस्तित्व बच पाएगा। जी नाथावत जी, जो अभी सूरज जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें लॉज बने हुए हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बट उनको तोड़ा जा रहा है, हम ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम अगर रणथंभौर सरिस्का की बात करें तो अभी भी गांव हैं वहाँ पर और आबादी बढ़ती ही जा रही है। जो मार्ग शायद बदल जाने चाहिए थे, अभी भी हम उन्हीं मार्गों का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही उन रूल्स को तोड़ रहे हैं, क्या ये भी एक रीज़न है? 1879 से ही बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं। 1879 में एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बन गया था। उसके बाद 1887 में बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद 1912 में एनिमल एंड बर्ड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद 1935 में प्रोविंशियल आपका नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट आया। उसके बाद 1972 में जो आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो काफ़ी प्रभावी है और बहुत अच्छी तरीके से है इस क्षेत्र के अंदर। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि टाइगर और पैंथर के बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आवर स्टेट इज़ लीडिंग। हमारा जो कन्विक्शन हुआ है भारत में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, और कन्विक्शन की जो परसेंटेज रेट है राजस्थान में ही ज़्यादा है। और यदि सरिस्का की बात करें तो वहाँ वाइल्ड लाइफ जो टाइगर और पैंथर का पोचिंग हुआ है, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया, जिस तरह से हमने कोर्ट केसेस को परस्यू करके सुप्रीम कोर्ट तक उनका जो सेंटेंस सस्पेंशन की जो बात थी वो हमने नहीं होने दी। संसार चंद्र का केस भी राजस्थान से ही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक अफेल्ड किया गया। और दूसरे केसेज हैं, वहाँ ऐसे ऐसे अपराधी थे जिन्होंने काफ़ी टाइगर पैंथर को ख़त्म किया, जिनको अब तक कम से कम 30-30, 36-36 साल और 42-42 साल की सजाएं हो चुकी है और वो लोअर कैद में अभी वहाँ है। ये जो जितनी पैनल कार्रवाई हुई है, इसका जन साधारण को बताया जाना, हर आदमी के पास पता लगना कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर टाइगर और पैंथर का शिकार करने पर 6 और 7 साल की सजा हो रही है। और जिसने 5-5, 6 जिनके मुकदमे लगे हुए थे, उनको 30 से 36 और 42 साल तक की सजाएं हो चुकी है। निशा जी, मैं आपसे बात करूंगी कि आप एक टीचर हैं, एजुकेशन फाउंडेशन है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं क्या पूरा कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल साइंस की तरफ बदल चुका है? क्या ज़रूरत है हमें आज बच्चों में इनकलकेट करने की, या उन्हें क्या एक्सपोजर देने की ज़रूरत है जिससे वो सेंसिटिव हों पर्यावरण के टुवर्ड्स, और सेंसिटिव हों और समझें अपने जो वन्य जीव हैं और उनकी जो समस्याएं हैं और जो थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको? बच्चे आज बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। बच्चों के लिए आज मेजर सब्जेक्ट्स को पढ़ना अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उनके लिए, उनमें मार्क्स लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एनवायरमेंट साइंस को जितना कंपलसरी हम प्रैक्टिकल में करेंगे, उतना मुझे लगता है कि हम बच्चों को इस फील्ड से बहुत रियल सेंस में जोड़ पाएंगे। एनवायरमेंट साइंस सब्जेक्ट अभी भी है, बच्चे अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बच्चों के लिए कहीं नहीं है। जितना उनको नेचर से जोड़ा जाए, जितना उनके लिए आउटिंग्स हों, मुझे लगता है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज से जितना जोड़ पाएंगे, उतना बच्चे बहुत ज़्यादा वैल्यू कर पाएंगे। हम अभी रेगुलर स्कूल में आउटिंग्स करते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क विज़िट हमने किया, बच्चों के लिए एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। वहाँ जाके एनिमल्स को लाइव देखना, वहाँ जाके ये देखना कि एनिमल्स को किस कंडीशन में रखा जाता है, बच्चों के लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था।
तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं इस सब चीज़ों से। जितनी लोअर क्लासेस से हम इन एक्टिविटी को रेगुलर रखेंगे, मुझे लगता है बच्चों का कनेक्शन, बच्चे अपने आप को और बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाएंगे। जनमंच पर हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर कृष्णा, इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की जो हम बात कर रहे हैं और जिस पर हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे आप? बिकॉज राहुल जी ने भी अभी जैसा बताया कि कई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहूँगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है जहाँ वन्य जीवों को भी हम साथ लेकर चलें। क्या कहेंगे आप? मेरा ये सोच है कि सोसाइटी और ये सब हमारे साथ तब हो, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम मकान के लिए एक नींव की ईंट रखते हैं, वो मजबूत होनी चाहिए। तो जो बच्चे हैं उनको मेरा ये मानना है कि हम बिगनिंग से ही अपने घर में भी और स्कूल में भी इसी तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाएं कि ये मजबूत करना है कि बेटा अगर पेड़ को हम लगाते ही उसको कैसे पनपना है, ये वो तभी समझेगा, क्योंकि हम चाहें कि हमारा मकान में वो कंगूरा शानदार हो, तो नींव की ईंट को मजबूत करना है। शाहिद खान साहब, आपसे बात करूंगी, और रैप्टर्स पर आप काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और कई सारी जो प्रजातियां हैं हम जानते हैं कुछ लुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्ति की कगार पर हैं। क्या कहेंगे आप? जब तक टाइगर एरिया से वो बस्तियां नहीं हटाई जाएंगी, आप टाइगर को एडी चोटी का जोर लगा लो, सेव नहीं कर सकते। पैंथर सेव नहीं करते। पैंथर आपका यूं बचा हुआ है कि टाइगर एक पैंथर के अकॉर्डिंग भोला जानवर है, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि बाजदारी और चीतावानी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो बेचारा आराम से इज्जत में आ जाता है और शिकार हो जाता है। पैंथर श्रूड प्राणी है, वो किसी ना किसी तरह से अपने बचाव करके अपनी संख्या को मेंटेन रखे हुए है। तो अगर राजस्थान सरकार और विशेष तौर से भारत सरकार, मैं जो बात ये कह रहा हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कई बार कह चुका हूँ, जाकर उनके जो आला अधिकारी हैं, डीजी वाइल्ड लाइफ वगैरह सब जगह, आपको बस्तियों को टाइगर एरिया से हटाना है अगर इस जानवर को बचाना चाहते हो। कौन चाहेगा मेरा बच्चा 6 साल का बाहर जाए और सामने नहर आ जाए? मैं तो चाहूँगा कि उड़ा दो इसको, मैं खुद कह रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है उस बस्ती को हटाया जाए। अब उस बस्ती को कैसे हटाया जाए कि इसमें पैसे की प्रॉब्लम है। मैडम, मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। अरे कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसे आप उस 100 की जगह 2000 दो ना, वो अपने आप चला जाएगा। उसे कैनाल एरिया में 50 बीघा ज़मीन दो, वो अपनी 5 बीघा ज़मीन छोड़कर अपने आप चला जाएगा। उसे आप बहुत अच्छी नौकरियां दो उस बच्चे को, वो चला जाएगा। और इन साधनों का सरकार के पास अभाव नहीं है। जब इन साधनों का अभाव नहीं है तो लगता है कि उन्हें उनके दिमाग और दिल में टाइगर को बचाने या इस कैट फैमिली को या और जानवरों को बचाने की इच्छा का अभाव है। और ये रैप्टर्स के बारे में, बाजों के बारे में, जो उनकी संख्याएँ कम, बाज ही नहीं और दूसरे बर्ड्स की, तो जो कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है खेती में, स्पेशली DDT पाउडर और न जाने कितने सारे नाम है जो आप जानती हैं, लोग जानते होंगे, इनके इस्तेमाल से एक रैप्टर्स में एक वसा होती है ब्लड में, उस वसा का अभाव हो जाता है। जब उस वसा का अभाव हो जाता है तो फीमेल की अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है। जब अंडा देने की क्षमता कम हो जाती है तो अंडा देना बंद कर देती है। अगर बहुत हीट में अगर बाज फीमेल अंडा दे, इसमें बाद में सब रैप्टर प्राणी आ गए, सारे मांसाहारी पक्षी आ गए, तो होता ये है मैडम कि उनके अंडों की छिलकों की थिकनेस इतनी कम हो जाती है कि जब अपने नेस्ट में उनको पलटती है अपने पंजे से, उसके पंजे तो शेर की तरह होते हैं, शेर के बड़े होते हैं, उसके छोटे होते हैं, तो वो उसका प्रहार बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं खिल के बिखर जाते हैं। सबसे मेन चीज़ है, मैंने इसको रिसर्च किया, मैंने और शांतनु कुमार साहब ने रिसर्च किया, उनकी डेथ के बाद मैं अकेला कर रहा हूँ। ये हमारे राजस्थान में रैप्टर्स में कम होने का है। शायद जी हम इस पे वापस आएंगे, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ पर। जिस प्रकार हमें अपने पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि जो सरिस्का के जो आसपास के जो लोग हैं वही अपने उसको सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचा रहे हैं, परंतु हम यहाँ पर जो है हम उनको नहीं बचा पा रहे। मतलब हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमें इंसानियत इतनी नहीं रह गई है? मेरा एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट से ही है, कि जब हमें एक लॉ इम्प्लीमेंट हमने कर रखे, हमने बना रखे लॉ, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर ढंग से नहीं होगा तो फिर वाइल्ड लाइफ कहीं से नहीं बचेगी। हम लोग इको क्लब की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से हम लोग नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क गए एंड वहाँ पे मैंने देखा कि हमें जितना पढ़ाया जाता है अपनी बुक्स में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वांटिटी में प्लांट्स मिलते हैं, पर वहाँ पे मुझे बहुत कम प्लांट्स मिले, मतलब आधे से ज़्यादा मुझे सूखे मिले। और वहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की जो कि बहुत गलत लगी मेरे को, वहाँ पे व्हीकल्स प्रोहिबिटेड है ही नहीं, वहाँ पे व्हीकल्स अंदर तक जा रहे हैं। और इससे हम ये
नहीं मान सकते कि एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सरिस्का के बारे में एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि आसपास जो सरिस्का के जो गाँव हैं, जो लोग रहते हैं, उनका सरिस्का में टाइगर कंजर्वेशन में कैसे सहयोग लिया जाता है। तो इसके लिए न केवल सरिस्का, बाकी भी जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ हैं उसमें उन गाँवों में इको डेवलपमेंट कमेटीज़ का गठन किया जाता है। उसमें वहाँ के जितने भी सदस्य हैं, वयस्क हैं, उनको उसमें कमेटी का मेंबर बना करके और उसके प्रोटेक्शन संरक्षण के अंदर उनको जोड़ा जाता है और उसको कोशिश की जाती है उस कमेटी में जो वहाँ के लोग हैं उनको कुछ ऑल्टरनेट दूसरे रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि उनकी जंगल के ऊपर निर्भरता कुछ कम हो, उनके अंदर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ले सकें, अपनी आय बढ़ा सकें और वो फॉरेस्ट के साथ में सहयोग कर सकें। लेकिन जो दूसरी बात थी कि जो टाइगर रिजर्व्स के अंदर जो गांव बसे हुए हैं उनको रिलोकेट करने का काम काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पैसे की कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन अभी कैंपा से इस काम को करने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दे दी है और कैंपा में जो एक देश के अंदर 40,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है, जिसमें राजस्थान का शेयर भी 1,000 करोड़ है। जब वो राशि राजस्थान राज्य को मिलेगी तो शायद ये पैसे की कमी रिलोकेशन के लिए नहीं रहेगी और उम्मीद करते हैं कि उससे ये गांव वहाँ से विस्थापित हो पाएंगे। नरेश जी, कहीं कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन एफर्ट में क्या हमें लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? कहीं ना उनके इंटरेस्ट्स को देखते हुए, उनके स्किल्स को देखते हुए, उनके में भी चाहे वो इकोनॉमिक हो, स्पिरिचुअल हो, कहीं ना कहीं शायद उससे थोड़ा फर्क हो कहीं ना कहीं। जहाँ तक लोगों को जोड़ने की बात है, और उसमें बहुत अहम बात है ये कि कंजर्वेशन में लोगों को जोड़े बगैर हम कंजर्वेशन को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार ने जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं एक जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि अगर कोई वन्य जीव वन क्षेत्र से बाहर भटक कर आता है, किसी पशु को मार देता है, किसी आदमी को मार देता है, तो हर एक चीज़ के लिए, मार देने के लिए, मृत्यु की स्थिति में या उसको घायल कर देने की स्थिति में, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए सरकार ने बाकायदा मुआवजा निश्चित किया हुआ है। अलग अलग दुर्घटना के लिए अलग अलग राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है और उसकी पब्लिसिटी भी क्षेत्रों में की जाती है। निश्चित रूप से उसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से जब लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि इसको तो अवॉइड, हालांकि जीवन सबका महत्वपूर्ण है, मनुष्य का भी और वन्य प्राणी का भी, तो हमें दोनों ही जीवन बचाने हैं। इसीलिए सरकार ने शायद ये व्यवस्था की है कि अगर किसी को जीवन का क्षय होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति राशि देकर कर दी जाए। अगर हम बात करें, हमारे देश में संविधान में पर्याप्त मात्रा में फोकस किया गया है वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा पर, उनके संरक्षण पर, लेकिन जिम्मेदारी केवल राज्यों की नहीं है, प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि इनकी सुरक्षा करे और इनको जो कंडीशंस हैं उनको सुधारे। हमें एक साथ इन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट जहाँ ज़रूरी है वहीं हमें इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, क्योंकि दिन ब दिन जो मात्रा, जो स्टॉक कम होता जा रहा है और कई सारी ऐसी प्रजातियाँ जो हमने बात की जो विलुप्त हो गई हैं, शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी, उनके बारे में कुछ जान भी नहीं पाएंगी। और जो एक बहुत अहम मुद्दा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनमें ये चीज़ हम अभी से इनकलकेट करें, क्योंकि आने वाले कल में वही लोग हैं जो इन सबको संभालने वाले हैं। और अगर उनमें ये सेंसिटिविटी नहीं है या ये एक जो एम्पैथी नहीं है इन स्पीशीज़ के टुवर्ड्स, इन जनजातियों के प्रति, तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही।